बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपकी फ़िज़िक्स के कोर्स का जो फ़िज़िकल ऑप्टिक्स का पोर्शन है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। आज जो है वो लास्ट टॉपिक है फ़िज़िकल ऑप्टिक्स के पोर्शन का, जो कि है इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरोमीटर जो है ये बेसिकली हमारे पास, इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि अभी तक हमने फ़िज़िकल ऑप्टिक्स के पोर्शन में क्या क्या पढ़ा है। सो लेट्स बिगिन। फिज़िकल ऑप्टिक्स के पोर्शन में हमने पढ़ा था पहले नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट की जो नेचर है वो डुअल है, सम टाइम इट एक्ट्स एज ए वेव एंड सम टाइम इट एक्ट्स एज पार्टिकल। और उसके बाद हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ा था कि किस तरह से हमारे पास लाइट जो है वो इंटरफेयर करती है, लाइट वेव्स। और फिर उसके बाद हमारे पास दो टाइप्स की इंटरफेरेंस आती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और उसके बाद हमने पढ़ा था डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बाद हमने पढ़ा था कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होता है, एंड डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स-रेज़ ऑफ एक्स-रेज़ बाय क्रिस्टल्स, ये भी एक टॉपिक हमने पढ़ा था। और उसके बाद हमने इसी के साथ ब्रैग्स लॉ पढ़ा था। और उसके बाद हमने पढ़ा था पोलराइजेशन ऑफ लाइट और एंड इट्स एप्लीकेशंस इन ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो बेसिकली हमारे पास फिजिकल ऑप्टिक्स के पोर्शन में हमने ये सारे टॉपिक्स पढ़े थे। इसमें सिर्फ एक ही जो है वो टॉपिक रहता है जो कि हमारे पास है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, और वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। सो वी नीड टू डिफाइन व्हाट इज़ इंटरफेरोमीटर। जैसे आपको पता है कि एमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, डिफरेंट जो है वो आपके पास टूल्स होते हैं। जैसे कि एमीटर जो है वो करंट मेजर करने के लिए होता है, इसी तरह से इंटरफेरोमीटर भी जो है ये हमारे पास एक टूल है, एक इन्वेस्टिगेटिव टूल है, जिस के साथ हम बहुत ज़्यादा जो माइन्यूट मेजरमेंट्स है वो कर सकते हैं। तो interferometers are investigative tools used in many fields of science and engineering। पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, investigative tools यानी जिससे हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, या किसी भी चीज़ के बारे में जो है, एनीथिंग दैट इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो ये हमारे पास साइंस और इंजीनियरिंग के डिफरेंट फील्ड्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। They are called interferometer because they work by merging two or more sources of light to create an interference pattern which can be measured and analyzed। इसको हम इंटरफेरोमीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंटरफेरेंस के फिनोमेना पे वर्क करता है। और इंटरफेरेंस क्या है, पहले ही मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ कि जब हमारे पास टू और मोर जो लाइट सोर्सेज है, लाइट वेव्स जो हैं, वो क्या हो करते हैं, वो एक दूसरे के पाथ में आते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो हमारे पास दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस दो टाइप्स की हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। और उसके रिजल्ट में जो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव आती है, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, इंटरफेरेंस पैटर्न है। The interference patterns generated by interferometer contain information about the object or phenomena being studied। तो या ऑब्वियसली हम यहाँ पे अंदाज़ा किस चीज़ से लगाते हैं, इंटरफेरोमीटर में हम कहाँ से जो है वो डेटा लेंगे, वो हम लेंगे इंटरफेरेंस के पैटर्न से। इंटरफेरेंस के पैटर्न से हमें पता चलेगा कि जो जो ऑब्जेक्ट जो है या जो फिनोमेना है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, वो बेसिकली किस टाइप की है, क्या उसकी कंपोजिशन है, किस तरह से जो है उसके बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है वो इस इंटरफेरेंस पैटर्न से हमें मिलेगी। So they are often used to make very small measurements that are not achievable any other way। Already मैं स्टार्ट में आपको बता चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा स्मॉल मेजरमेंट्स के लिए हम इंटरफेरोमीटर जो है वो यूज़ करते हैं। Interferometers were actually invented in the late 19th century by Albert Michelson, और इसी वजह से इसको माइकलसन इंटरफेरोमीटर भी कहते हैं। Was used in 1887। All modern interferometers have evolved from this first one since it demonstrated how the properties of light can be used to make the tiniest of measurements। Basically हमारे पास जितने भी interferometers आजकल इस्तेमाल होते हैं, डिफरेंट साइंस के फील्ड में, डिफरेंट इंजीनियरिंग के फील्ड में, डिफरेंट एप्लीकेशन के मुताबिक वो डिफरेंट हो सकते हैं इंटरफेरोमीटर, लेकिन बेसिकली ये इवॉल्व कहाँ से हुए हैं, ये इवॉल्व हुए हैं वही माइकलसन इंटरफेरोमीटर। और जिससे हमें पता चलता है कि लाइट की प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल कर कि हम किस तरह से बहुत ज़्यादा टाइनीएस्ट मेजरमेंट्स जो है वो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी मेजरमेंट्स हम कर सकते हैं। The invention of lasers has enabled interferometers to make the smallest conceivable measurements। लेज़र की वजह से और जो है इंटरफेरोमीटर जो है वो मज़ीद इन्हांस हुआ। तो बेसिकली पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो इंटरफेरोमीटर है वो डिफरेंट एप्लीकेशन और डिफरेंट जगह में वो डिफरेंट होगा, लेकिन जो बेसिक चीज़ें माइकलसन लेज़र इंटरफेरोमीटर की, जो कि हर जो इंटरफेरोमीटर होगा उसमें मस्ट होंगी, तो वो हम पढ़ लेते हैं। So interferometers come in a variety of shapes and sizes।
ऑलरेडी डिस्कस, मैंने आपको बता दिया है। दे आर यूज्ड टू मेजर एवरीथिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वेरिएशन ऑन द सर्फेस ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म टू द स्ट्रक्चर ऑफ इनॉर्मस एक्सपेंसेस ऑफ गैस एंड डस्ट इन द डिस्टेंट यूनिवर्स। मतलब ये बहुत वेराइटी ऑफ जो है टास्क के लिए इस्तेमाल होता है, मेजरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो फिर डिपेंड करता है जिस चीज़ को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो उसके मुताबिक फिर उसका जो है वो इंटरफेरोमीटर बनेगा। बट जो मेन बेसिक चीज़ें हैं जो सब में हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ऑल interferometers have one thing in common. They superimpose beams of light to generate an interference pattern. ऑब्वियसली इंटरफेरोमीटर है तो अब इंटरफेरेंस का जो फिनोमेना है वो तो ज़रूर इसमें होगा। तो जितने भी इंटरफेरोमीटर्स है उसमें जो इंटरफेरेंस पैटर्न का जो किस्सा है या इंटरफेरेंस पैटर्न का जो फिनोमेना है ये ज़रूर होगा। And the basic configuration of a Michelson laser interferometer is shown below. ये नीचे अब आ जाएगा डायग्राम में, मैं आपको दिखा दूंगी. It consists of a laser, a beam splitter, a series of mirrors, and a photo detector, the black dot that records the interference pattern. आगे डायग्राम में हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। बेसिकली आपके पास लेज़र जो है ये आपके पास हो गया लाइट सोर्स। यहाँ से हमारे पास लाइट जो है ये एक बीम स्प्लिटर है, यानी लाइट बीम को ये क्या करता है, स्प्लिट करता है। तो एक जाएगा इस मिरर के पास और एक जाएगा इस मिरर के पास। तो इस तरह से हमारे पास, और यहाँ पे ये जो है ये आपके पास डिटेक्टर है जो कि डिटेक्ट करता है किस चीज़ को, ये डिटेक्ट करता है इंटरफेरेंस के पैटर्न को, और उससे फिर हम डिफरेंट जो है वो कंक्लूजन जो है वो अखज़ करते हैं। तो क्योंकि जो इंटरफेरोमीटर है उसका सारा जो इन्हिसार है वो किस चीज़ पे है, इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इंटरफेरेंस पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। ऑलरेडी ये मैं इंटरफेरेंस में आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ ताकि फिर आपको कोई मसला ना हो आगे। So to better understand how interferometers work, it helps to understand more about interference. अगर आपको interference का फिनोमेना क्लियर है तो इंटरफेरोमीटर जो है वो आपको क्वाइट क्लियर हो जाएगा। Anyone who has thrown stones into a flat glassy pond or pool and watched what happened knows about interference. अगर आपने कभी किसी जो ठहरा हुआ जो खड़ा पानी है उसमें आपने क्या डाला हो, उसमें आपने कोई पत्थर डाला हो, तो वहाँ पे वो जो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं आप 2-3 डाल ले तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इंटरफेरेंस किस तरह से होती है। वो इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो आपको दिखाई देगा। आगे हम पिक्चर में डिस्कस कर लेंगे। When the stones hit the water, they generate concentric waves that move away from the source. यानी जहाँ से जो पत्थर जहाँ पड़ा है वहाँ से क्या होते हैं, वहाँ से कंसेंट्रिक यानी जो है वो सर्कल्स की फॉर्म में वेव्स बनते हैं जो कि मूव अवे, वो जो पत्थर होता है वहाँ से वो मूव अवे कर रहे होते हैं। आगे पिक्चर में आएगा तो आप क्लियर हो जाएंगे। And where two or more of these concentric waves intersect, they interfere with each other. वही बात है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है। This interference can result in a larger wave or a smaller wave or no wave at all. फिर वही टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस की बात हो गई कि अगर कंस्ट्रक्टिव होगी तो फिर आपके पास एक लार्जर वेव आएगा, अगर डिस्ट्रक्टिव होगी तो फिर आपके पास नो वेव एट ऑल, और अगर पार्शली कंस्ट्रक्टिव होगी तो फिर आपके पास एक स्मॉलर वेव, सॉरी अगर पार्शली डिस्ट्रक्टिव होगी तो फिर स्मॉलर वेव, पार्शली कंस्ट्रक्टिव होगी तो फिर ज़रा उससे ज़रा थोड़ा सा लार्जर वेव जो है वो आपके पास आएगा। The visible pattern occurring where the waves intersect is simply an interference pattern. वही बात है कि जो विजिबल पैटर्न जो नज़र आ रहा है आपको, जो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, इंटरफेरेंस पैटर्न है। तो ये जो पिछले एग्जाम्पल हम कर रहे थे, ये जो पिक्चर है ये बहुत ज़्यादा उसको क्लियरली एक्सप्लेन कर रही है। इंटरफेरेंस पैटर्न्स इन वाटर, द इंटरफेरेंस अकर्स इन द रीजन्स वेयर द एक्सपेंडिंग सर्कुलर वेव्स फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज इंटरसेक्ट। अगर आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ये है और एक थर्ड जो है ये आपके पास ये है। तो ये डिफरेंट वेव्स जो है आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरफेयर कर रही हैं। The principles of interference are simple to understand. टू और मोर वेव्स इंटरैक्ट। इंटरफेरेंस की जो प्रिंसिपल है क्या है कि इसमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा वेव्स क्या करेंगी, इंटरैक्ट, एक दूसरे के रास्ते में आएंगी तभी इंटरफेरेंस होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अलग अलग जा रही हैं और इंटरफेरेंस होगा। You add the heights of the separate waves together as they interact and the resulting wave is the interference pattern. वही बात है कि जो जिस तरह से इंटरफेरेंस होगी तो उसका जो रिजल्ट आएगा वही इंटरफेरेंस पैटर्न है। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो नो वेव, अगर जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो आपके पास एक लार्जर वेव आपको इंटरफेरेंस पैटर्न में नजर आएगा। The figure below shows that two specific kinds of interference. आगे आएगी वो फिगर इंशाल्लाह। टोटल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड टोटल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। टोटल कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये है कि एग्जैक्टली एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट और एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ पे। टोटल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि एग्जैक्टली एक का ट्रफ दूसरे के क्रस्ट और एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ पे पड़ेगा वेव के।
तो फिर उसके बाद टोटल कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। टोटल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हैपेंस व्हेन द पीक्स एंड ट्रफ्स, पीक्स मतलब क्रस्ट, एंड ट्रफ्स ऑफ टू और मोर वेव्स परफेक्टली मीट अप होंगे, तब वो टोटल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। जैसा कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास टोटल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये आपके पास टोटल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसके रिजल्ट से हमारे पास क्या हो गया, नो वेव एट ऑल। When added together, you construct a larger wave, the size of which is equal to the sum of the heights and depths. ये मैं थोड़ा सा सिर्फ रीड आउट कर लेती हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये बात पे मैं आपको पिछले लेक्चर में, उस लेक्चर में बार बार पढ़ा चुकी हूँ। Of the two waves at each point where they are physically interacting, total destructive interference occurs when the peaks of one, means the crust of one or more waves, meet and match the troughs of an identical wave. Adding these together results in them cancelling each other out, and they destroy each other, and as a result there is no wave at all. In nature, the peaks and the troughs, peaks matlab crust, the peaks and the troughs of one wave will not always perfectly meet the peaks or troughs of another wave, like the illustration shows. हमेशा जो है नेचर में ऐसे नहीं हो सकता कि आपके पास टोटल या कम्प्लीटली परफेक्ट जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, थोड़ी सी वो डिस्ट्रक्टिव होगी लेकिन वो इतने परफेक्टली जो है वो मीटअप नहीं करेंगी। So conveniently, regardless of how in synchronization they are, when they merge, the height of the wave resulting from the interference always equals the sum of the heights of the merging waves along each point where they are physically interacting. So when waves meet a little out of synchronization, partial constructive or destructive interference can occur. पहली स्लाइड्स में भी ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर टोटल कंस्ट्रक्टिव या टोटल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं है तो फिर या वो पार्शियल कंस्ट्रक्टिव होगी या पार्शियली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। आपके पास जो है फिर एक एनिमेशन है, और वो जो एनिमेशन है, द एनिमेशन बिलो illustrates this effect. The black wave shows the result of adding together the peaks and the crust and the troughs of the red and the blue wave as they move through interfere with each other. Adding up the heights, depths of each wave at each point as they move through each other results in the black wave. Note that it experiences a full range of heights from twice as high deep total constructive interference to flat total destructive interference. बेसिकली ये आपके पास जो है वो एक एनिमेटेड पिक्चर है जो कि आपको दिखाता है कि किस तरह से दो वेव जो है वो कंस्ट्रक्टिवली डिस्ट्रक्टिवली पार्शियली डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं। तो ये आपके पास शो हो रहे हैं, ये जो ब्लू और ये पिंक जो है ये बेसिकली आपके पास ओरिजिनल वेव्स है, और ये जो आपके पास डार्क ब्लू या ब्लैक में नज़र आ रहा है ये क्या है, ये उसका इंटरफेरेंस पैटर्न है कि जब दो इंटरफेयर कर रही हैं तो अगर आपको नज़र आ रहा है जब कंस्ट्रक्टिवली कर रही है तो वेव जो है वो क्या हो जाता है, वो लार्ज हो जाता है एम्पलीट्यूड उसका, और जब वो डिस्ट्रक्टिवली कर रही है तो फिर वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। सो इस एनिमेटेड पिक्चर पे आप गौर करें। अब हमारे पास थोड़ा सा जो है वो आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए ये चीज़ें मैंने डाली हुई हैं। ये आप बेहतर होगा कि आप जब मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये स्लाइड्स, फिर आप ये स्लाइड्स पढ़ लिए, आपके नोट्स के लिए है, वही बार बार बातें जो है वो रिपीट हो रही है इसलिए मैं रीड आउट नहीं कर रही हूँ। ये आपके पास एक छोटी सी वीडियो है। To measure this stretching and squeezing, Ray turned to a device called an interferometer. A laser beam is split and sent down a pair of long perpendicular tubes, each precisely the same length. The two beams bounce off mirrors and recombine back at the base. The light waves come back lined up in such a way that they cancel each other out. And you add them together, you get nothing. You get a zero, a big fat zero. No light gets detected at the photodetector. But when a gravity wave comes along, it distorts space and changes the distance between the mirrors. One arm becomes a little longer, the other a little shorter. An instant later, they switch. This back and forth stretching and squeezing happens over and over until the wave has passed. As the distances change, so does the alignment between the peaks and valleys of the two returning light waves, and the light waves no longer cancel each other out when added together in the recombined beam. Now some light does reach the detector, with an intensity that varies as the distance between the mirrors varies. Measure that intensity, and you're measuring gravity waves. The light takes longer time in here than it did in this arm. Now it takes a shorter time, and these things don't cancel so beautifully anymore.
आज के लिए आपका लेक्चर जो है ख़त्म हो जाता है। आपको कोई भी मसला हो तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। और ये आपका जो है वो लास्ट टॉपिक था फिज़िकल ऑप्टिक्स के पोर्शन का। तो इंशाल्लाह अब इसमें जो है मैंने आपको 18 ऑफ अगस्त जो है वो दी है, उसमें आपका क्विज़ होगा इंशाल्लाह ऑनलाइन। तो उसके लिए तैयारी जो है वो आप कर लें एंड थैंक यू सो मच।